53 में हमने कहा था कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास, जितनी भी यूनियन की हैं वो किसके पास होंगी, वो एंटरटेन करेगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो जिस तरह की भी पावर हो, चाहे उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, चाहे लेजिस्लेटिव पावर है, या जुडिशियल पावर है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात कर सकते हैं, इमरजेंसी पावर्स की बात कर सकते हैं, आर्मी कमांडर्स के तौर पर जो है आर्मी का सुप्रीम कमांड जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगी। इसी तरह से ये सारी चीजें हमने कहा था कि सब कुछ जो है पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। सारी यूनियन की जितनी भी है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन, ये सारी जितनी भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज कैसे करेगा, थ्रू अपने जो है सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर्स जो भी हैं उनके थ्रू। ये बात दूसरी है कि ये भी हमने कहा था कि ये सारे पावर्स जो वो यूज तो करता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 74 के तहत इसके लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसको रिकमेंडेशन या सजेशंस मानना जो है मैंडेटरी है। ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने आर्टिकल नंबर 54 में कहा था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोविजन है। इसके लिए जो है एक इलेक्टोरल कॉलिग बनता है, और इलेक्टोरल कॉलिग जो कॉलिजियम जो बनता है उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पांडिचेरी एंड दिल्ली यूटी, ये सारे मिल करके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 55 में हमने कहा कि मैनर ऑफ इलेक्शंस का प्रोविजन है कि चुनाव की रीति क्या होगी, पद्धति क्या होगी इसकी। तो उसकी पद्धति में भी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स यहां पर रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तौर पर, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट्स, सीक्रेट बैलेट, राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित की जाती है। ये सारी चीजें हमने इसी पर पिछली क्लास में अपना लेक्चर रोका था, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि निर्वाचन की पद्धति क्या होती है। आज हम इस पद्धति पर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जैसे कि आप देखते हैं, आपने किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा जो है एज ए वोटर के तौर पर, तो आप जब वोट करने जाते हैं तो किसी एक को वोट देकर के, अपने प्रतिनिधि को जो है वोट देकर के आप चले जाते हैं। लेकिन इन प्रेसिडेंस के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। पहली चीज तो वोटिंग जो है सभी लोग तो कर नहीं सकते, हम आप जो है इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके इलेक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट कौन कर रहे थे, हमने बताया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में चाहे वो लोकसभा के मेंबर हों, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हों, और ये भी कहा था कि ये दोनों मेंबर वही होंगे जो इलेक्टेड होंगे या निर्वाचित होंगे। इन निर्वाचित सदस्यों में से भी यदि आप देखें तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 552 हो सकती हैं। 2 मेंबर एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं तो मैक्सिमम हो सकता है 550। ये बात दूसरी कि एट प्रेजेंट टाइम में 545 के लगभग की सीट है, 2 नॉमिनेटेड को अलग कर लीजिए तो 543 के लगभग। इसी तरह से यहां पर जो है राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें 250 हो सकती हैं। 12 मेंबर यहां पर भी नॉमिनेटेड होते हैं, तो मैक्सिमम यदि होगा भी तो 238 से ज्यादा जो है यहां पर भी राज्यसभा के मेंबर इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम एमएलए की बात करें तो एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे, और सारे इलेक्टेड ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब यदि आप हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 90 का हाउस है, यूपी की बात करें तो 403 की है, पंजाब की भी बात करें तो 113 या 20 के आसपास ये भी है। हर स्टेट की इस तरह से ये सीटें देखेंगे तो वो सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट नॉमिनेटेड मेंबर। बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं कि नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो है ये सारे मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं।
अब एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सोचें कि एमपी जो वोट कर रहे हैं, एमपी कितने कर रहे हैं? 543, चलो लोकसभा के मान लेता हूं, 238 के लगभग हम राज्यसभा के मान लेते हैं। तो इनका टोटल कितना हो गया? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 781 ये वोट होते हैं। यदि यही एमएलए की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? यूपी हरियाणा सबके मिलाएंगे तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, लगभग जो है 4000 के लगभग जो है पहुंच जाते हैं सभी एमएलए सीटें जो है। अब यदि ये सभी एमएलए की सीट और एमपी की सीट यदि इसको हम देखें, यदि ये मान लीजिए जिसको वोटिंग करेंगे तो डेफिनेटली इनकी मेजॉरिटी स्टेट की ज्यादा है, तो वो कैंडिडेट जो है विन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। इन 781 का जो है यदि देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में संख्या बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में यदि आप कहें कि सिंगल वोटिंग सबको दे दिया जाए, इक्वल वोटिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह होगा कि ये दोनों में जो है स्थिति बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। प्रेसिडेंट वही बनेगा जो राज्य चाहेंगे, यदि हम इक्वल राइट देते हैं तो, इक्वल वोटिंग का कॉन्सेप्ट कर दें। यदि राष्ट्रपति यदि इस तरह से इनमें से यदि हो जाता है, मान लीजिए राज्य का हो जाता है, हम इक्वल वेटेज के तौर पर यदि हम देखें, तो फिर ये राष्ट्रपति करेगा किसके लिए काम? प्रेसिडेंट साहब काम किसके लिए कर रहे हैं? संघ के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और यदि वो राज्यों के ही वोट से यदि वो जीत करके आएगा तो डेफिनेटली जो है संघ की लोकसभा और राज्यसभा को काम करने में दिक्कत आएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर क्या किया गया? एक कॉन्सेप्ट लाया गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या किया गया कि दोनों की वैल्यू इक्वल कर दी गई। 4000 के लगभग जो भी आपके एमएलए बन रहे हैं उनकी जो वोट वैल्यू होगी इक्वल टू कर दिया उन्होंने सांसद की वोट वैल्यू। तो यदि इन दोनों की वोट वैल्यू, इनकी जो वोट वैल्यू है और 4000 की जो वोट वैल्यू है, ये दोनों बराबर कर दिया जाए तो फिर डेफिनेटली जो है एक भी विधायक या एमएलए अपना साथ छोड़ करके सांसद के पक्ष में जाएगा तो भी इलेक्शन इफेक्ट में आएगा, एक भी सांसद इधर से छोड़ करके यदि एमएलए के पक्ष में जाता है तो भी इफेक्ट में आएगा। कहने का मतलब यह है कि हमने इसकी वोट वैल्यू ये इक्वल कर दिया इसकी वोट वैल्यू के। अब कैसे किया गया उस पर आते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है हम वोट वैल्यू की बात करें। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबली डिवाइड बाय 1000। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम हरियाणा की बात करें, यदि यहां के एमएलए की वोट वैल्यू यदि हम निकालना चाहें, एमएलए वोट वैल्यू फॉर हरियाणा, तो यहां की पॉपुलेशन यदि हम एक प्रॉक्स मान लेते हैं 3 करोड़ के लगभग है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स 90 है और डिवाइड बाय 1000 है, तो ये 1000 भी जब डिवाइड होगा तो क्या होगा? वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 3 1 2 3 4 5 6, ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 9 यहां मल्टीप्लाई में 1 बाई 1000, 3 जीरो और भी कैंसिल हो गए, मतलब 1000 बाई 3। ये वोट वैल्यू किसकी हो गई? आपके एक विधायक की इन हरियाणा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि जगमोहन आनंद यदि वोटिंग करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी काउंट किया जाएगा? 1000 बाई 3। नायब सिंह सैनी वोट करने जाएंगे तो भी वैल्यू कितनी काउंट की जाएगी? 1000 बाई 3। कहने का मतलब हरियाणा के जितने भी विधायक होंगे सबकी वोट वैल्यू जो है 1000 बाई 3 रखी जाएगी। यही चीज यदि यूपी की बात करें, वोट वैल्यू ऑफ यूपी जो है, एमएलए वोट वैल्यू यूपी की बात कर रहा हूं,
मान लेते हैं कि वहां की पॉपुलेशन 24 करोड़ के लगभग है, डिवाइड बाई हाउस 403 का है, हम 400 ही मान लेते हैं, डिवाइड बाई 1000। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वहां की वोट वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 600। वहां की विधायक की वोट वैल्यू 600 होगी। कहने का मतलब योगी साहब वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उसकी वोट वैल्यू हम कितना काउंट करेंगे, 600 करेंगे। अब हर स्टेट के हर एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होगी। हर स्टेट के जो एमएलए होंगे उनकी वोट वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। अब जब एमपी का वोट वैल्यू निकालेंगे तब क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग फार्मूला हो जाएगा। वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल टू वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस, एमएलए सारे स्टेट के सबकी वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस डिवाइड बाई नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब दोनों आ गए यहां पर, इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब आपका लोकसभा भी और प्लस राज्यसभा भी। अब देखिए इन सबकी जितनी वोट वैल्यू है वो यहां पर जुड़ गई और डिवाइड बाई है, इनकी जितनी भी वोट वैल्यू है डिवाइड बाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमें वोट वैल्यू निकल आई। अब एक मेंबर पार्लियामेंट की जितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वोट वैल्यू होगा जितना कि इन एमएलए की वोट वैल्यू थी। अब एक भी यदि विधायक वहां से हट करके सांसद के पक्ष में आ गया तो वोट वैल्यू दोनों की बराबर थी ना, जो है तो वो इफेक्ट में आ जाएगा इलेक्शन। एक भी सांसद यदि यहां से छूट करके जो है चला जाता है विधायकों के पक्ष में तो भी इलेक्शन इफेक्ट में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर रख दिया गया, ये वोट वैल्यू का, और ये वोट वैल्यू के बेस पर जो है यहां पर वोटिंग होगी किसकी, प्रेसिडेंट साहब की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो है। अब एक चीज और भी इसमें है, वोटिंग तो होगी लेकिन इसमें विनर किसको कहा जाएगा। विनर हमेशा यह जान लें कि जब तक कोई 50% प्लस 1 वोट नहीं पाएगा तब तक वो विजेता नहीं है। प्रेसिडेंट वही होगा जिसको कम से कम 50% प्लस 1 वोट मिला हो, आधे से एक अधिक वोट मिलना चाहिए। अब आप कॉमन सेंस से सोचें कि आधे से एक अधिक वोट एक ही कंडीशन में बन सकता है जब दो कैंडिडेट हों। दो कैंडिडेट होंगे तो किसी एक को ज्यादा मिल जाएगा, एक को कम हो जाएगा। लेकिन यदि दो से अधिक कैंडिडेट हैं तो 50% प्लस 1 वोट बनना वो मुश्किल हो जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो वोट वैल्यू का आप समझ चुके होंगे। अब हम काउंटिंग के मेथड पर आ रहे हैं, प्रोसेस में जब, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं या 4 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, ए बी सी डी, और मान लीजिए कि इसमें टोटल वोट 1000 के हैं। नॉर्मल जो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें ऐसे ही होता है, एक एक विधानसभा से या एक एक लोकसभा से 10-10, 20-20, 30-30 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। अब सबको वोट मिलते हैं, किसी कुछ मिलेगा, किसी कुछ मिलेगा, मिलेंगे तो सभी को वोट। हमने यहां 4 मान लिए और 1000 टोटल वोट है, तो उस कंडीशन में यदि ए को मान लेते हैं कि हमने 3 लोगों ने वोट दिया, 2 लोगों ने इसको वोट दिया, और रुको एक सेकंड, 4 लोगों ने इसको वोट दिया, 2 लोगों ने इसको वोट दिया, 2 को इसने, 1 को इसने वोट दिया और 3 को इसने मिला। आप टोटल देखें कितना हो गया, 10 हो गए ना। अब नॉर्मल जो हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो विनर हो जाता है, यही करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तभी वो विनर होगा जब उसको 50% प्लस 1 वोट मिले होंगे। अब आप कह सकते हैं कि यदि 2 से ज्यादा कैंडिडेट हैं तो 50% प्लस 1 वोट तो मिलना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होगा ना। यहां पर दोबारा इलेक्शन नहीं होगा,
लेकिन हाँ, एक चीज जरूर होगा कि यहां पर जो काउंटिंग होगी और वोटिंग होगी वो अलग मेथड होगा। एक तो प्रिफरेंशियल काउंटिंग होगी, जो है वरीयता के आधार पर, वरीयता के आधार पर गणना की जाएगी। काउंटिंग उसकी जो है वरीयता के आधार पर होगी। दूसरा, प्रिफरेंशियल वोटिंग भी होगी। भाई गणना तो तभी होगी ना जब वरीयता के आधार पर वोटिंग हो। वरीयता के आधार पर मतदान होगा। ये दो चीजें हैं, प्रिफरेंशियल वोटिंग होगी और प्रिफरेंशियल काउंटिंग होगी। अब ये क्या चीज है, हम आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट जब करते हैं, वोट करने जाते हैं, तो क्या करते हैं, आपका जो पसंदीदा प्रत्याशी है उसको आप उसकी बटन को प्रेस करते हैं। पहले बैलेट पेपर होते थे तो वहां पर स्टैंप लगाई जाती थी, तो उसके बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि आप सबको वोटिंग करेंगे। सबको वोटिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट हैं या 5 कैंडिडेट हैं, जो भी हैं आपके, चलो 4 ही ले लो, ए बी सी डी। तो आपको जो है सबसे पहले जब जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम इसको पहली चॉइस में चाहते हैं प्रेसिडेंट, यदि ये नहीं बनता है तो दूसरी चॉइस में हम इसको चाहते हैं, और तीसरी चॉइस में हम इसको चाहते हैं, और चौथी चॉइस में इसको चाहते हैं। मतलब आपको सभी में अपनी चॉइस बतानी पड़ेगी कि फर्स्ट चॉइस कौन है आपका, सेकंड चॉइस कौन है, तीसरा चॉइस कौन है, चौथा चॉइस क्या है। ये तरीका होगा किसका, वोटिंग का। अब जो है आपके जगमोहन आनंद जी जाएंगे तो उस समय वोटिंग में जितने प्रत्याशी खड़े होंगे, 2 से ज्यादा यदि खड़े हुए हैं, 2 खड़े होंगे तो भी फर्स्ट एंड सेकंड लिखना पड़ेगा, और 2 से ज्यादा यदि खड़े हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 जितना भी है वो आपको अपनी चॉइस देनी होगी। अब जितने भी कैंडिडेट हैं यदि उन्होंने अपनी प्रेफरेंशियल चॉइस दी हुई है तो डेफिनेटली जब बैलेट पेपर खोले जाएंगे तो उसमें भी क्या होगा कि प्रेफरेंशियल काउंटिंग भी करनी पड़ेगी। अब वहां पर जब प्रेफरेंशियल काउंटिंग करेंगे तो वो चीजें देख जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि कौन जो है 50% +1 वोट पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर 1000 वोट का ही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि 1000 वोट है और 1000 वोटर्स की जो है वोटिंग हुई है। अब ए की जब काउंटिंग होगी, बी सी डी, मान लीजिए कि ए की काउंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले, अब यहां पर काउंटिंग भी होगी तो प्रेफरेंस वाइज होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में ए को मान लेते हैं कि 300 लोगों ने प्रेफर किया था, बी को 290 लोगों ने प्रेफर किया था, सी को 380 लोगों ने प्रेफर किया था। बचे हुए किस में होंगे, डी में होंगे। कितना होगा, 3 3 6 9 8 17 17 7 970 हो चुके हैं शायद। ये 970 हो गए तो इसके मतलब 30 लोग बचे, क्योंकि टोटल तो 1000 ही रहेगा। कितना हो गया, 0 8 9 10 11 ये 2, हाँ। अब क्या होगा, डी को जो फर्स्ट प्रेफरेंस 30 लोगों ने दिया है, डी के सबसे कम है, तो डी के अब जीतने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, वो खत्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, ये बाहर हो जाएगा। और इसके जो बैलेट पेपर्स हैं इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दिया गया है, तो सेकंड किसको होगा, या तो ए को होगा या बी को होगा या सी को होगा। हम इसकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट करेंगे। सेकंड प्रेफरेंस काउंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 30 में से 25 लोगों ने इसको दिया है, 3 लोगों ने इसको दिया है और 2 लोगों ने इसको दिया है। तो अब टोटल कितना हो गया सेकंड राउंड के बाद, काउंटिंग के बाद, 325, 293, 382। नॉर्मल यदि इलेक्शन होता तो यहां पर ही हम फर्स्ट राउंड में ही क्या कहते हैं, इस सी को विजेता घोषित कर देते, लेकिन जब प्रेफरेंशियल काउंटिंग हो रही है तो फिर उसको ऐसे नहीं घोषित कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 50% +1 वोट नहीं पाया है। 50% +1 इसका कितना बनेगा, 501। जब तक नहीं वोट मिल जाएगा तब तक विजयी नहीं हो सकता। तो यहां पर जो है, इसलिए जो है हम
यहां पर 50% +1 नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने सेकंड राउंड काउंटिंग की। अब सेकंड राउंड काउंटिंग के बाद भी जो है किसी को 50% +1 नहीं बन रहा है, तो अब देखिए फिर से इन बैलेट पेपर्स में क्या होगा, ये सबसे कम है ना, अब इसको बाहर कर दिया जाएगा और इस बैलेट पेपर में फिर से वही देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको होगा, बी को होगा, सेकंड प्रेफरेंस बी को मिला हुआ है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं कि इसमें थर्ड प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस में मान लीजिए 382 में से 201 लोगों ने इसको दे दिया, बचा कितना, 201 चला गया तो हो गया 124 यहां बचा, टोटल तो मिलाकर नहीं, टू 93 में से 201 गए हैं तो 82 यहां बचा, 82 की 92, 92 यहां पर हो गए। तो अब ये थर्ड राउंड के बाद इसके टोटल कितने वोट हो गए, 2 8 2 2 4 हो गया और 8 2 16 1 17 हो गया, 474। और इसके कितने हो गए, 526। सबसे ज्यादा अब किसके हैं, ए के हैं, जबकि आप शुरुआत में देख रहे थे तो कहीं पर भी उसकी भी जीतने की उम्मीद नहीं थी, सेकंड स्टेज पर था। अब यही क्या होगा, ये जो है विजेता होगा। आप सिंपल सा समझ लीजिए, ये है प्रेफरेंशियल काउंटिंग, प्रेफरेंशियल वोटिंग और इसके इलेक्शन की प्रोसेस या पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। ये तो था इसका। नेक्स्ट, अब इसमें जीतने के बाद जो है प्रेसिडेंट साहब जब जीत जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनको उनके टर्म की बात करें, पहले उनका कार्यकाल, कार्यकाल क्या होता है, 5 साल का। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा ये चुनना चाहें तो दोबारा भी चुन सकते हैं, लेकिन हमारे यहां परंपरा रखी गई है एक पर्सन को 2 बार से ज्यादा जो है प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है। वो भी परंपरा सिर्फ एक ही बार की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म लगातार रहे थे, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि उसको 1 से अधिक बार नहीं चुन सकते। 1 से अधिक बार भी आप चुनना चाहें, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार चुन सकते हैं। और इसको हटाने के लिए आपके पास क्या माध्यम है, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के माध्यम से आप हटा सकते हैं। महाभियोग कब लगाया जा सकता है, जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, कदाचार हो, ऐसा कुछ प्रूफ हो जाए, तो उस समय महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू उसे आप पद से हटा सकते हैं। इसके बाद जब उसका टर्म डिसाइड हो गया तो उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड री इलेक्शन का भी है। ये यहां पर ये कैन रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट का था लिखा। चलो यहां पर री इलेक्शन का, री इलेक्टेड भी इनको किया जा सकता, जो मैंने अभी बताया था कि एनी टाइम इतने जितनी बार चाहे वो। हमने ये प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो क्या है, 5 साल का है, लेकिन 5 साल के पहले भी वो पद खाली कर हो सकता है। कैसे, वो खुद रिजाइन कर दे। रिजाइन करेगा तो किसको करेगा, एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट। वो उपराष्ट्रपति के नाम से एक पत्र लिखेगा कि हम कल यदि मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी रिजाइन करना चाहती हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे और लिख करके कहेंगे कि हम जो है इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम इस पद से रिजाइन करना चाहते हैं। हम जो भी रीजन लिखना चाहें, फैमिली रीजन लिखना चाहें, व्यक्तिगत रीजन करना चाहें, जो भी है, मोदी साहब की कार्यप्रणाली को ही लेकर के नाराजगी दिखाना चाहें तो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ये रिजिग्नेशन हो गया, मान लीजिए उन्होंने लिख दिया, तो रिजिग्नेशन का क्या होगा, ये इनका जो रिजिग्नेशन है वो कहां जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब किसको बताएंगे। देखिए प्रैक्टिकल तौर पर तो कुछ भी, प्रैक्टिकल तौर पर क्या होता है वो अलग बात है, सैद्धांतिक क्या होगा। सामान्य तौर पर क्या होता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है प्राइम मिनिस्टर को भी कह सकते हैं, किसी को भी फोन करके कह सकते हैं कि भाई ये तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी जो है रिजाइन कर रही है, वो संतुष्ट नहीं चल रही है आपकी कार्यप्रणाली से, वो रिजाइन करना चाह रही है, कर सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर क्या है कि इसकी जानकारी वाइस प्रेसिडेंट लिखित तौर पर किसको देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। लोकसभा के
अध्यक्ष को देगा। और लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो भी चाहे, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट साहब ने परंपरा नहीं, थ्योरेटिकल सिद्धांतिक तौर पर चले, उन्होंने किसी को नहीं बताया, सीधे स्पीकर को बताया कि भाई प्रेसिडेंट साहब आपके जो है जाना चाह रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। तो फिर स्पीकर क्या करेगा? तुरंत जो है प्रक्रिया यहां पर भी होगी, वो क्या करेगा? हाउस का सेशन बुलाएगा, स्पेशल सेशन, जो स्पेशल सेशन बुला लेगा, स्पेशल सेशन बुलाएगा और उस स्पेशल सेशन में कहेगा राष्ट्रपति साहब नाराज चल रहे हैं, वो रिजाइन दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए क्या करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह भी इसमें सब रहेंगे और यहां पर डिसाइड होगा। डिसाइड होने के बाद यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो देन जो है वो अपना पद खाली कर सकते हैं, लेकिन नहीं एक्सेप्ट होता है तो वो तब तक खाली नहीं कर सकते जब तक कि उनका दूसरा सक्सेसर नहीं आ जाता है, उनका दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। ये है उनके रिजिग्नेशन के देने से लेकर के एक्सेप्ट होने तक की कंडीशन था। राष्ट्रपति साहब के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और ना रहे, उस समय क्या होगा? उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली जो है क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर काम करने लगेंगे। अब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट का क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट तब तक खाली बनी रहेगी जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट फिर से वापस नहीं आ जाएंगे अपने पद पर। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास इतने अधिक जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है इंपॉर्टेंट कि उसके लिए ऐसा कुछ जरूरत हो कि जिसके बिना काम ना चले। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है तब तक हम वकेट रख सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट चूंकि महत्वपूर्ण पद है, हेड ऑफ द नेशन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसलिए उस पद को खाली नहीं रखा जा सकता। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने लगेंगे। जो जिस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे तो उस समय क्या होगा? सारे पावर्स, सारे, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो जुडिशियल पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक पावर्स हो, चाहे वो मतलब अदर जो भी आर्मी से रिलेटेड पावर्स हो, वो सारे के सारे उसी तरह से इंटरटेन करेगा जैसे कि फुल फ्लैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज करता है। जैसे ही नया प्रेसिडेंट आएगा तो वाइस प्रेसिडेंट फिर से चले आएंगे और उसके बाद जो है जो नया प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप जो है देखने लगेगा। एक पद खाली होने के बाद दूसरा प्रेसिडेंट आने तक मैक्सिमम 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन होना मस्ट है और 6 महीने के अंदर उसका उत्तराधिकारी आना जरूरी है। मान लीजिए कि 5 साल का पूरा कार्यकाल द्रौपदी मुर्मू कर लेते हैं और इलेक्शन ऑफ इंडिया इलेक्शन इनका नहीं करा पाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा द्रौपदी मुर्मू कहने लगे कि बस आज हमारा खत्म हो गया, हम तो 5 साल हो गए, अब हम तो कल से नहीं आएंगे, कल से हमारा लेना देना नहीं है। नहीं, आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। जब आपका उत्तराधिकारी आ जाएगा तब आप उस पद को खाली करेंगे, चाहे भले ही आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो। ये सिंपल सी इसकी कुछ टेक्निकल चीजें थी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। हमें उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आज की तो रिकॉर्डिंग है, इसलिए आप लोगों को मिल जाएगी, दोबारा से सुन भी सकेंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 58 में इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इलेक्ट होने की उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब लोकसभा का इलेक्ट होने की क्या एलिजिबिलिटी है? सिंपल सा, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु है वहां पर, तो यहां पर आयु को निश्चित कर दिया गया है क्या? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा क्या है? किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है? जहां से भी जो है बजट या कोई ऐसा पद ऐसा आप होल्ड किए हुए हैं जिसका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं, भारत के संचित निधि से दिए जा रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे पद पर आपको जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा और कह सकते हैं कि पागल दिवालिया ना हो।
ये वही चीज यहां पर, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 वर्ष की आयु, क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर, मस्ट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद उसके पास ना हो। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 59, कंडीशन ऑफ द ऑफिस। अब यहां पर क्या है, कंडीशन ऑफ ऑफिस, इस पद पर रहने का क्या कंडीशंस हैं? कोई भी व्यक्ति एमपी या एमएलए होते हुए प्रेसिडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सांसद भी रह लो, विधायक भी रह लो और प्रेसिडेंट भी बन जाओ, दोनों में से कोई एक ही पद होगा। यदि आप एमपी या एमएलए हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस पद से रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद देन जो है आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकते। दूसरा, अभी हमने कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, वही चीज, नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट रेंट इनको मिलेगा, बिना रेंट के एक रेजिडेंस मिलेगा। एमोल्यूमेंट्स डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सारी चीजें, जो भी इसका भत्ता वेतन जो भी निर्धारित किए जाएंगे वो भी इसको दिए जाएंगे प्रेसिडेंट साहब को। ये सिंपल से इसकी कंडीशन ऑफ ऑफिस है, पद की शर्तें हैं। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और वो मिलता रहेगा इनको। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 60 में हमने कहा कि ओथ एंड अफर्मेशन की बात है, शपथ की बात है। शपथ कौन दिलाएगा इनको? जो है शपथ दिलाने का काम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा। इन केस ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो इनको ओथ दिलाने का काम करेगा। इन केस ये वो भी नहीं है तो तीसरे नंबर पर जो सीनियरिटी पर होगा वो कराएगा। एक चीज और भी आप जानते रहें कि यदि रिजिग्नेशन की बात पर हम कहें, यदि प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उस समय कौन देखेगा? वाइस प्रेसिडेंट देखेगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। एम हिदायतुल्लाह ऐसे पर्सन रहे हैं चीफ जस्टिस जिन्होंने कुछ समय के लिए जो है 15-16 दिन, शायद 14 दिन था ऐसे, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर जो है काम किया था। अब इसके बाद इंपीचमेंट की प्रोसेस है। इंपीचमेंट का मतलब महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी हाउस में शुरू की जा सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। जिस हाउस में आप ला रहे हैं उसके जो है 1/4 मेंबर्स के कम से कम रिटर्न कंसेंट उस पर होना चाहिए। नॉर्मल तौर पर यह मान लें कि राज्यसभा में यदि ला रहे हैं तो 50 मेंबर का रिटर्न, 50 मेंबर का ओरल। लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 मेंबर का रिटर्न, 100 मेंबर्स का ओरल, उसका समर्थन होना चाहिए। उसके बाद जो है उस हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस होने के बाद जिस हाउस में आएगा तो उसका अपोजिट हाउस इसकी इंक्वायरी करेगा। यदि लोकसभा में लाया गया होगा तो राज्यसभा इंक्वायरी करेगा, राज्यसभा में लाया गया होगा तो लोकसभा उसकी इंक्वायरी करेगा। इस इंक्वायरी के दौरान प्रेसिडेंट साहब को 14 दिन का समय दिया जाएगा। 14 दिन में वो अपने बचाव पक्ष में जो कहना चाहें कह सकते हैं। यदि उनके दिए गए तर्कों से हाउस सहमत है तो फिर वहीं पर महाभियोग का प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि सहमत नहीं है तो उस पर वोटिंग भी साथ में होगी। वोटिंग ये 2/3 कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से यदि वो पास कर दिया जाता है तो इंपीचमेंट प्रस्ताव पास माना जाएगा। और यदि पास हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति साहब को अपना पद खाली करना पड़ेगा। ये सिंपल सा जो है इसके इंपीचमेंट प्रोसेस का लेकर के है। आर्टिकल नंबर 62 में टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन बिफोर द एक्सपायर ऑफ द टर्म इफ वकेट ऑफ। टाइम ऑफ इलेक्शन क्या है कि उसका समय खत्म होने के पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोशिश करेगा कि इलेक्शन करा ले। नॉर्मली यही करते हैं। लेकिन यदि नहीं होता है तो प्रेसिडेंट साहब पोस्ट खाली करके नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उनका नया सक्सेसर नहीं आ जाता है। और लेकिन इसके अलावा भी यदि कहीं डेथ हो जाती है या वो रिजिग्नेशन करके चले जाते हैं या उनको हटा दिया जाता है इंपीचमेंट के थ्रू, तो 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को उनका इलेक्शन कराना पड़ेगा। राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन कराना होगा। ये सिंपल सा प्रोविजंस थे जो है। अब इसके बाद जो है इनको जो है आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान का भी अधिकार दिया गया है। एक ये आगे का हमें आर्टिकल यहां पर लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए जो है अब क्षमादान का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति अपने आप अपने डिस्क्रिशन से नहीं करेगा यूज इसका भी अधिकार का उपयोग वो कब करता है
जब क्या कहते हैं कि काउंसिल उस तरह की सलाह देगी। बिना जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के वो क्षमादान के अधिकार को भी यूज नहीं कर सकता है। और क्षमादान में चाहे वो पूरी तरह से माफी की बात हो, अस्थायी स्थगन की बात हो, स्थगन और राहत की बात हो, चाहे सजा की कमी की बात हो, ये सभी जो है, चाहे पॉर्डन है, चाहे रिप्राइव है, चाहे रिस्पाइट है, चाहे रेमिशन है, ये सभी जो है पावर्स को वो यूज कर सकता है। पॉर्डन राइट क्या है? पॉर्डन का मतलब यह है कि पूरी तरह से माफ कर देना, चाहे जो भी सजा मिली हुई हो, चाहे उसे आजीवन कारावास मिला हुआ हो, चाहे कठोर कारावास मिला हुआ हो, चाहे साधारण कारावास मिला हो, चाहे 10 साल का मिला हो, चाहे 15 साल का मिला हो, चाहे उसे माफी मिली हो, उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। यदि उसने पॉर्डन के अंतर्गत इसको ले लिया तो इसके मतलब जो है वो कंप्लीटली जो है माफ है उसके। नेक्स्ट है अस्थायी स्थगन, रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है कि पनिशमेंट दी गई है लेकिन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी को जो है डेथ सेंटेंस दिया गया और सी इज प्रेग्नेंट जो है, उस कंडीशन में जो है उसको रोका जा सकता है कि 1 साल बाद इसको सजा दी जाएगी, 2 साल बाद दी जाएगी या 5 साल बाद दी जाएगी। जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसको मां के साथ रहने दिया जाए, देन इसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। या फिर किसी को लाइफ सेंटेंस हुआ है और बच्चे की कंडीशन है, तो बच्चे की नर्चर के लिए भी जो है 1 साल 2 साल के लिए बेल के तौर पर रखा जा सकता है, या उसको 2-4 साल के लिए टेम्परेरी तौर पर उसको रिप्राइव के तौर पर माफ किया जा सकता है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहां पर क्या है, नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होगा, टर्म चेंज होगा। किसी को कठोर कारावास मिला हुआ है लेकिन 10 साल का कठोर कारावास है तो रहेगा कठोर, लेकिन कुछ समय के लिए जो है रोक दिया गया जो उसको, इस तरह। नेक्स्ट जो है क्या है, स्थगन, राहत जो है, इसमें कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। सजा की कमी, जहां पर टर्म जो है 10 साल का है 5 साल का, यहां तो अस्थायी तौर पर उसको खिसका दिया गया, रहेगा 10 साल ही लेकिन कुछ समय बाद है। यहां पर जो है सजा की कमी जो है, उसका टर्म जो है, क्वांटम जो होगा 10 साल या 15 साल का है, उसको कम करके 7 साल या 8 साल कर दिया गया, इस तरह से। ये इसके कुछ जो है विशेष अधिकार जो है राष्ट्रपति साहब को जो है आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत दिया गया है जो क्षमादान। नेक्स्ट आते हैं, यहां तक थे जो है राष्ट्रपति साहब। अब आगे का जो क्लॉज है वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर जो है 63 से लेकर के यहां तक जो है, यहां 71 तक जो है, ये सारा का सारा जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। 63 में कहा गया है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति वो चुना नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है वही उसका सभापति हो जाता है। आर्टिकल नंबर 65 में राष्ट्रपति का जिस समय पद वकेट है तो उस समय उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करेगा, और जिस समय वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करेगा उस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा और उसे समस्त वेतन भत्ते एंड फैसिलिटीज एज इक्वल टू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 66 में उसके निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शन की बात। अब इलेक्शन में भी जान लें कि इसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा मेंबर, नॉट एमएलए। यहां पर एमएलए भाग नहीं लेंगे, यहां पर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भाग लेंगे, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर सभी इसमें भाग लेंगे। वहां पर हम क्या कह रहे थे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, यहां पर ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, चाहे वो मनोनीत हो चाहे ना हो, सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेंगे। इनका टर्म ऑफ ऑफिस वही 5 साल का इनका भी टर्म होगा, 5 ईयर के लिए इनको भी चुना जाएगा, 5 ईयर का।
इनको भी हटाने का प्रावधान है सिंपल मेजोरिटी के साथ, जो है दोनों हाउस से यदि वो पास कर दिया जाता है तो इनको हटाया जा सकता है। रिक्त होने पर चुनाव कराने का प्रोविजन यहां पर भी है, 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव करा लिया जाएगा। इनको शपथ और प्रतिज्ञान दिलाने का काम क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान मतलब शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। ये रिजिग्नेशन किसको देंगे? डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जो है रिजिग्नेशन, इनका पद खाली होने का प्रोविजन जो है आर्टिकल 70 के अंतर्गत जो है, यदि क्या कहते हैं कि पद कैसे यदि खाली होता है नहीं, तो पद त्याग का अधिकार, मतलब यहां पर भी रिजाइन कर सकते हैं। ये किसको रिजाइन करके देंगे? प्रेसिडेंट साहब को। वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन देता है, प्रेसिडेंट एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट देता है। प्रेसिडेंट के पास रेजिग्नेशन जाएगा, वो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा को कह देगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, फिर से वो इलेक्शन का वही प्रोसेस रहेगा जैसे इलेक्शन कमीशन कराता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 73 में एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन की पावर्स के बारे में कहा गया है। और ये किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस, उसी के एडवाइस पर ही जो है वो क्या करेगा? उसके सलाह पर काम करेगा। यहां से आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है क्या है? वो एक रबरी स्टैंप है। लेकिन ये तभी रबरी स्टैंप है जब हाउस जो है लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार हो। यदि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो उस समय प्रेसिडेंट काफी हद तक जो है दोबारा जो है उस पर सोचने के लिए भेज देता है। नॉर्मली जो है 42nd अमेंडमेंट में यही था कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है। लेकिन फिर बाद में 44th अमेंडमेंट में यह कर दिया गया, नहीं, कम से कम राष्ट्रपति एक बार किसी भी प्रस्ताव को जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैं पहले बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? वही मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल बताया हूं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर। और उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? पार्लियामेंट के प्रति होगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? राष्ट्रपति के प्रति होगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि व्यक्तिगत तौर पर जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उनको रख सकता है, जब चाहेगा तब उस समय हटा सकता है। अब ये राष्ट्रपति के चाहने ना चाहने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति कर सकता है, मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब चाहे। नाम राष्ट्रपति का होता है लेकिन काम जो है प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब कल यदि मोदी साहब जो है जाकर के प्रेसिडेंट से कह दें कि ऐसा है, अमित शाह को कल से कह दो कि ना आए, तो प्रेसिडेंट जो है अमित शाह को कहेंगे कल से आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जरूरत नहीं है। लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति होती है। एक भी एमपी या एक भी मेंबर ऑफ इसका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रिजोल्यूशन या कोई संकल्प, कोई विधेयक यदि वो लाता है और हाउस में वो पास नहीं होता है तो ये उसकी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये क्या है? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यदि एक भी मेंबर का, एक भी मिनिस्टर का बिल यदि फेल होता है तो दैट मीन्स जो है पूरी सरकार अल्पमत में है, पूरी सरकार के मेंबर्स को उसमें रिजाइन करना होगा। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के होता है। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के होते हुए भी व्यवहार में इसका उपभोग कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये महान्यायवादी है। यदि कल किसी लीगल प्रोविजन पर राष्ट्रपति साहब को कोई मशवरा चाहिए, कोई सलाह मशवरा चाहिए, तो उस समय महान्यायवादी के पद पर जो पर्सन रहेगा उससे जो है राष्ट्रपति साहब जो चाहें उस तरह से सलाह मशवरा ले सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो दे ही मशवरा, ना भी दे, हो सकता है। यदि महान्यायवादी के अनुपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल एक होता है, वो उस चीज को देता है। आर्टिकल नंबर 77 में कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे काम जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह करेंगे। 78 में डिस्प्यूट ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि सदैव जो है वो काउंसिल्स के बारे में जो चीजें निर्णय लिए जा रहे हैं वो समय समय पर वो राष्ट्रपति को अवगत कराए
ये सारा का सारा जो है आर्टिकल नंबर 78 में कहा गया है। आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक ये सारा का सारा जो है वो एग्जीक्यूटिव में था जो है।